हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड एज अ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। नाउ व्हाट इज द लिक्विडेशन? लिक्विडेशन इट मीन्स वाइंडिंग अप, शट डाउन द कंपनी। वाइंडिंग अप इट मीन्स क्लोज डाउन द बिजनेस, मतलब कंपनी क्या करना है, बंद करना है। अभी कोई भी कंपनी बंद करना है तो इतना इजी नहीं होता। सो देर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, ये हम लोग ने इंट्रोडक्शन के टाइम डिस्कस किया था। नाउ अभी हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का एक रिवीजन ले रहे हैं, जहां पे तुम लोग को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और जो तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव आने वाले क्वेश्चन से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज ये चैप्टर आता है टी वाई बी कॉम में एंड टी वाई बैफ में। टी वाई बैफ में ये सेमेस्टर 5 में था। नाउ टी वाई बी कॉम में ये तुम्हें सेमेस्टर 6 में रहेगा। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके ऊपर कंपल्सरी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं बड़े क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के लिए रहेंगे या 20 मार्क्स के लिए रहेंगे, एंड जो छोटे क्वेश्चंस रहेंगे ये 10 to 8 मार्क्स के लिए रहेंगे। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द लिक्विडेशन। देखो, लिक्विडेशन इट मींस कंपनी बंद करना। तो कंपनी बंद करने का भी एक प्रोसेस होता है। कंपनी बंद करने के लिए हमें कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने रहते हैं? सो बेसिकली यहाँ पे तुम लोग को सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है विच इज कॉल्ड एज अ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। नाउ लिक्विडेटर्स, देखो लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो ये लिक्विडेशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, इसलिए उसे बोला जाता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट ये चैप्टर में है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बट ये यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में है उनको ये स्टेटमेंट नहीं है, तो दैट इज हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट मैंने दिया है, बस ये एक बार तुम लोग ने फॉर्मेट याद रखा तो तुम लोग को लिक्विडेशन चैप्टर इजी हो जाएगा। लिक्विडेशन चैप्टर में तुम लोग आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इजी है, जो तुम लोग का विद इन 20 मिनट्स में ये तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो तो 15 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे, और अगर बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं सो 25 to 30 मिनट्स में तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन ये चैप्टर का अगर तुम लोग को फॉर्मेट समझ में आ गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो लिक्विडेशन चैप्टर तुम्हें इजी लगने लगेगा। सो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, होता क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है, कौन से अकाउंट जाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया तुम लोग को, यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। इट्स सिंपल वर्ड्स याद रखो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज दैट मीन्स बिजनेस क्या करना है, बंद करना है, कंपनी बंद करना है। अगर कंपनी बंद करना है तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, वो लिक्विडेटर आएगा और ये कंपनी का एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। क्लियर? सो डायरेक्टली हम लोग स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। एक बार तुम लोग ने ये स्टेटमेंट कर दिया, इसका फॉर्मेट तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम लोग क्वेश्चन आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इसके देखो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड रहेगा। फर्स्ट दैट इज अ रिसिप्ट कॉलम, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तुम्हें ये सेम टू सेम एग्जाम में ड्रॉ करना है फॉर्मेट। अभी इसमें मैक्सिमम मैंने फॉर्मेट दिए हैं, मतलब जो हेड्स दिए हैं वो सब कुछ एग्जाम में नहीं आते, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे वो हेड्स हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो रिसिप्ट साइड है और यहाँ पे पेमेंट साइड है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिसिप्ट। लिक्विडेटर क्या करता है? तुम्हें पता रहेगा, ऑडिटर करके एक पर्सन होता है जो कंपनी का ऑडिटिंग करता है और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। वैसे ही लिक्विडेटर एक पर्सन होता है, वो ये कंपनी में आता है और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। अभी देखो बिजनेस बंद करना है, कंपनी बंद करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एसेट्स को बेच देंगे। एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसे में से लायबिलिटीज क्या करेंगे? पेड ऑफ करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। देखो हम लोग ने डिसोल्यूशन 12th में एक चैप्टर किया था, उसके बाद तुम लोग को FY में एक चैप्टर था पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मतलब जिसको जितना पैसा देना है वो पेमेंट करते थे और लास्ट में मिलता था पार्टनर्स को पैसा। तो यहाँ पे भी देखो सेम ऐसे ही करना है। एक स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस बंद होने वाला है, कंपनी बंद होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी एसेट्स है
वो फिक्स एसेट रहने दो, करंट एसेट्स होने दो, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, वॉटेवर जो हमारे पास एसेट्स है वो एसेट्स क्या कर देंगे, बेच देंगे। ऑलरेडी हमारे पास कैश में कुछ पैसा रहेगा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स रियलाइजेशन में आता ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एसेट्स है वो हम लोग बेच देंगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा, जो पैसा हमारे पास आएगा, वो पैसे में से लायबिलिटीज पेड ऑफ करेंगे, बस इतना ही है। अगर तुम लोग छोटा सा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को ये चैप्टर का याद रखना है, तो एसेट्स को बेचना है और उसके बाद जो पैसा आएगा वो लायबिलिटीज में पेड ऑफ करना है। बट यहाँ पे आ जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट। लायबिलिटीज में जो तुम लोग पेड ऑफ करोगे, वो पहले सबसे पहले किसको लायबिलिटी पेड ऑफ करोगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ लीगल चार्जेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले रिसिप्ट साइड में डिस्कस कर लेते हैं। एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज मतलब क्या किया, एसेट मैंने बेच दिया। अभी क्या क्या बेचना पड़ता है तुम लोग को, तो यहाँ पे ना एसेट्स रियलाइज में एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कैश एट बैंक, क्योंकि देखो कैश ना जल्दी रियलाइज हो जाता है, तो सबसे पहले हमें कैश एट बैंक लिखना है, उसके बाद डेटर्स लिखना है, और अगर क्वेश्चन में बस ये दो स्टार्टिंग में लिखो, उसके बाद तुम लोग को इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फिक्स एसेट्स जो दिए रहेंगे वो तुम लोग को रिकॉर्ड करते जाना है। जब भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन से एसेट्स। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ एसेट्स का नाम दिया है, तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि कौन से एसेट्स हम लोग ने बेचे हैं, कौन से एसेट्स का रियलाइजेशन हो गया। सो एसेट्स रियलाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा। चलो एसेट बेचने के बाद हमारे पास पैसा आ गया, रियलाइज करने के बाद उसका जो पैसा आया, कुछ एसेट्स हम लोग मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखा जाता है कोई लोन के अगेंस्ट में। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया है और हमारा प्लांट एंड मशीनरी बैंक वालों के पास है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक वाले क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का रियलाइजेशन करेंगे। अगर सपोज एग्जांपल बैंक लोन का अमाउंट है 5 लाख और प्लांट एंड मशीनरी का रियलाइजेशन वैल्यू आया 6 लाख, सो बैंक वाले क्या करेंगे, अपना 5 लाख रुपीज डिडक्ट कर लेंगे और हमें 1 लाख रुपीज ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, एसेट्स का वैल्यू आया 6 लाख रुपीज, बैंक लोन का अमाउंट है 5 लाख रुपीज, 6 लाख माइनस 5 लाख, द बैलेंस अमाउंट इज 1 लाख। क्लियर। तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा एसेट्स रियलाइजेशन का सबसे पहले हम लोग को टोटल करना है। एक बार एसेट रियलाइजेशन का टोटल किया, जो तुम्हारे पास अवेलेबल बैलेंस है, देखो एकदम सिंपल है, जितना पैसा तुम्हारे पास आया। फॉर एग्जाम्पल सभी एसेट्स को बेचने के बाद मेरे पास आया 12 लाख रुपीज। अब ये 12 लाख रुपीज में से मुझे पेमेंट करते जाना है। ये 12 लाख रुपए मेरे पास आया है, ये 12 लाख मुझे देना है, 12 लाख खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। अभी ऐसा भी हो सकता है, तुम लोग बोलोगे सर अगर पैसा बीच में खत्म हो गया तो, बीच में खत्म हो गया तो ठीक है, वहां पे क्वेश्चन कंप्लीट। जब तक तुम्हारे पास 12 लाख रुपीज बैलेंस है वो पेमेंट करते जाओ। तो ये पेमेंट करने का भी एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले किसको पैसा देंगे, देखो कंपनी लॉस मेकिंग ही रहेगी। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो लिक्विडेशन हम लोग करते हैं वो कंपनी लॉस में ही रहती है। अगर लॉस में है तो कंपनी के पास ज्यादा तो पैसा नहीं रहेगा, पूरा पैसा सबको नहीं मिल सकता। तो जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहले हम लोग पेमेंट करेंगे, कोई लीगल चार्जेस क्वेश्चन में दिया है तो, बिकॉज विदाउट पेइंग लीगल चार्जेस हम लोग आगे प्रोसेस ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के जो ड्यूज रहेंगे, कुछ पेमेंट करना रहेगा, वो लीगल चार्जेस पेमेंट कर किए बिना हम लोग आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी पेड द लीगल चार्जेस। ओके। सेकेंड, ये स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है बताओ, ये स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो कंपनी की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। अभी ये लिक्विडेटर क्या करेगा, ये इतना मेहनत करके तुम लोग का स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देगा, तो सबसे पहले लिक्विडेटर अपना कमीशन निकाल के लेगा, तो दैट कमीशन इज कॉल्ड एज ए रेम्यूनरेशन। सो सबसे पहले तुम लोग को बाद में लीगल चार्जेस के बाद लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन पेमेंट करना है। क्लियर, ठीक है। सो लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन के बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए रहेंगे। अभी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मतलब ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, लॉयर का फीस रहता है, व्हाटएवर जो भी एक्सपेंसेस अमाउंट रहेगा, ये सभी एक्सपेंसेस का कुछ तो कॉस्ट रहेगा, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज ए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ओके। फर्स्ट क्या पेमेंट करेंगे, लीगल चार्जेस। ये रेयर क्वेश्चन में दिया रहता है लीगल चार्जेस, अगर दिया रहेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कंपलसरी रहेगा, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये दिया जाता है, तो वो पेमेंट कर देंगे। चलो लिक्विडेटर्स के रिलेटेड का पेमेंट हो गया।
इसके बाद भी तुम्हारे पास पैसा बचेगा, यहाँ इतना तो पैसा हमारे पास अवेलेबल रहता है, ये नहीं तो तुम लोग का क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो इतना छोटा सा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके आगे अगर तुम्हारे पास बैलेंस बचता है तो पैसा जाएगा सिक्योर लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोला जाता है सिक्योर लायबिलिटी, डिबेंचर होल्डर विच इज कॉल्ड एज अ सिक्योर क्रेडिटर्स। टेक्निकली हम लोग इसको वर्ड यूज करते हैं सिक्योर क्रेडिटर्स। सिक्योर क्रेडिटर्स दैट मीन्स डिबेंचर होल्डर एंड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कंपनी के पास पैसा है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करो, तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, उसके बाद अगर पैसा बचा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ तक भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पैसा अवेलेबल रहता है। ये सब कुछ पेमेंट करने के बाद चलो सिक्योर को हो गया पेमेंट, इसके बाद पेमेंट करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आता है, सैलरीज एंड वेजेस, पीएफ। तो ये क्वेश्चन में ना तुम लोग को इतना डिटेल में मेंशन नहीं किया रहेगा कि हमें सैलरीज पेमेंट करना है, पीएफ वेजेस पेमेंट करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देखो ये सीक्वेंस हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तुम लोग पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर सकते। अगर गलती से तुम लोग ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट कर दिया, डिबेंचर होल्डर को बाद में पेमेंट कर दिया, तो तुम लोग का प्रेजेंटेशन का मार्क्स चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मेट के हिसाब से सीक्वेंस में ही पेमेंट करना है, ठीक है। सो डिबेंचर्स का पेमेंट हो गया, सिक्योर का पेमेंट हो गया, इसके बाद पेमेंट किसको करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंट इज ₹3000, तो ये 3000 का पेमेंट हमें करना है। ये सब कुछ पेमेंट हो गया, मतलब सिक्योर हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास अगर पैसा बचा, अभी वो कितना भी बच सकता है, अगर तुम्हारे पास पैसा कम बचा तो वो पैसा मिलेगा अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ये अनसिक्योर क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिनके पास से हम लोग ने ऐसे ही गुड्स परचेस किया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, या फिर हम लोग ने ऐसे ही कहाँ पे किसी के पास से लोन लिया है, तो इसमें बहुत सारे अनसिक्योर, जो सिक्योर को साइड में करेंगे तो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, अनसिक्योर। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। क्लियर। तो अभी जो भी पैसा तुम्हारे पास, सपोज अनसिक्योर क्रेडिटर्स का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 2 लाख और तुम्हारे पास बैलेंस बचा है 1,50,000, द एंटायर अमाउंट गिवन टू द अनसिक्योर क्रेडिटर्स। क्लियर। तो 1,50,000 ही देंगे, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि तुम लोग को देना था 2 लाख रुपीज और तुम्हारे पास बैलेंस बचा है 1,50,000, तो द एंटायर अमाउंट इज गिवन टू द अनसिक्योर क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000, क्वेश्चन कंप्लीट। बट तुम्हारे पास बैलेंस बचा है 4 to 5 लाख और इसको देना था 2 लाख, हम लोग ने सबको पेमेंट कर दिया और फिर भी हमारे पास 4 to 5 लाख रुपीज है। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नाउ यहां से स्टार्ट होते हैं ओनर्स, बट कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, द सेकेंड ओनर ऑफ द कंपनी विच इज कॉल्ड एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर एवरीवन, समझा। तो अगर कुछ तुम लोग के पास पैसा बचा अनसिक्योर को पेमेंट करने के बाद, तो वो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी रहेगा, उसका डिविडेंड दिया रहेगा या फिर उसका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया रहेगा, वो हम लोग को पेमेंट करना है। अभी ये पेमेंट करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास कुछ भी पैसा बचता है, वो पूरा पैसा नहीं बचेगा। मतलब सपोज मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को देना है 2 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा तो गलती से भी नहीं बचेगा एंड लेस देन 2 लाख रुपीज ही रहेगा। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को कभी पूरा पैसा मिलता नहीं है, इसलिए तो ये कंपनी बंद कर रहे हैं ना। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को भी पूरा पैसा मिलेगा तो पैसा बच जाता है, तो ये कंपनी तो सरप्लस में या प्रॉफिट में। तो यहाँ पे याद रखो, अगर तुम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद भी कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर, समझा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा अगेन फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का याद रखो, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया है, जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी तुम लोग को पूरा आइडिया आ जाएगा। सो फर्स्ट वी प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, लिक्विडेटर प्रिपेयर करता है। लिक्विडेटर इज अ पर्सन, जैसे ऑडिटर होता है वैसे ही होता है लिक्विडेटर। अब ये लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, एक डेबिट साइड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, एक क्रेडिट साइड रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट्स। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जितने भी एसेट्स है वो एसेट्स को क्या करना है, बेच देना है, रियलाइज करना है। तो क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा बट सीक्वेंस याद रखो, पहले कैश आएगा, उसके बाद डेटर्स,
उसके बाद बाकी जो भी एसेट्स दिए रहेंगे उसका नाम तुम लोग को लिखना है। कोई एसेट्स अगर हम लोग ने मॉर्गेज रखा रहेगा तो ये सेकंड ग्रुप आएगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। अगर कोई एसेट्स हम लोग ने मॉर्गेज नहीं रखा है तो ये सेकंड वाला एंट्री आएगा नहीं। फिर हमारे पास पैसा आ गया, मतलब टोटल इतना एसेट्स हम लोग ने रियलाइज किया, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज का अमाउंट उसमें ऐड करेंगे। सो टोटल वी हैव सो एंड सो अमाउंट 12 लाख 13 लाख वॉटेवर जो अमाउंट रहेगा, उसमें से हमें क्या पेमेंट करना है, उसमें से हमें पेमेंट करना है लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज में पेमेंट करते समय सबसे पहले पेमेंट क्या होगा, लीगल चार्जेस। सेकेंड पेमेंट क्या होगा, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। थर्ड पेमेंट क्या होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फोर्थ पेमेंट किसको करेंगे, डिबेंचर होल्डर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जो दोनों का अमाउंट दिया रहेगा तो दोनों को पेमेंट करेंगे, एक का अमाउंट दिया है तो एक को पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट किसको पेमेंट करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पेमेंट करना है अनसिक्योर क्रेडिटर्स। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है कि जहां पे तुम्हारे पास अनसिक्योर क्रेडिटर्स तक पैसा खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब तुम लोग को अनसिक्योर क्रेडिटर्स को 2 लाख रुपीस देना था और तुम्हारे पास बचा है सिर्फ 50,000 या 1 लाख। अभी हम लोग अनसिक्योर क्रेडिटर्स का भी लायबिलिटी फुल सेटल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, अनसिक्योर क्रेडिटर्स तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पैसा खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्लियर। बट फिर भी तुम्हारे पास बैलेंस बचता है तो नेक्स्ट पेमेंट होगा रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर एवरीवन। एंड फाइनली तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। डेबिट का जो भी अमाउंट रहेगा 12 लाख, क्रेडिट साइड में भी अमाउंट आएगा 12 लाख। 12 लाख जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर डेबिट साइड का अमाउंट होता है 12 लाख तो क्रेडिट साइड का क्लोजिंग अमाउंट भी क्या रहेगा, 12 लाख। तो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। क्लियर, अभी ये नोट डाउन करो।